तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में और डिक्सन के रिगार्डिंग एक बड़ी खबर हमको यहाँ पर आती हुई देखने को मिल रही है जिसका असर कहीं ना कहीं डिक्सन के स्टॉक पे हमको पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। हालांकि ये जो खबर है देखिए डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है डिक्सन के साथ, लेकिन इसका एक बड़ा इनडायरेक्ट कोरिलेशन जरूर है और आपके साथ मैं पास्ट यहाँ पर रेफरेंस शेयर करने वाला हूँ, बैक टेस्टिंग आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि जब जब ऐसी खबर आई है डिक्सन के स्टॉक में हमको वहां पर जरूर एक नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिला है, वो आपके साथ में शेयर करूंगा टेक्निकल चार्ट के थ्रू और वो न्यूज़ कब कब आई थी वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं या फिर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें डिक्सन के कुछ मैं नेगेटिव पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, डिक्सन के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और अंत में टेक्निकल चार्ट पर भी देखेंगे स्टॉक में करेक्शन होती है तो कहाँ तक और हो सकती है, क्या यहाँ पर बाइंग हमको अभी करनी चाहिए या फिर वेट करना है या होल्ड करना है, सेल करना है। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम न्यूज पे चलते हैं। तो देखिए न्यूज की बात करें तो रीसेंट एंड लेटेस्ट अपडेट है, ईडी सीजीज एसेट्स वर्थ रुपीज 5,551 करोड़। तो ईडी ने यहाँ पर दोस्तों एसेट जो है सीज कर दिए हैं करीब करीब 5,500 करोड़ के शाओमी के। ठीक है, शाओमी जो कि एक चाइनीज मैन्युफैक्चरर है और यहाँ पर ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शाओमी के एसेट सीज किए हैं बिकॉज यहाँ पर इन्होंने दोस्तों कुछ फॉरेन एक्सचेंज लॉज जो है उनको वायलेट किया है। अब आप बात करेंगे शाओमी से यहाँ पर क्या लेना देना है डिक्सन का, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कई बार बता चुका हूँ डिक्सन का हमने एक पूरा फंडामेंटल एनालिसिस किया हुआ और आपको मैंने बताया कि शाओमी जो है बेसिकली वन ऑफ द लार्जेस्ट कस्टमर है डिक्सन का और शाओमी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है कंज्यूमर सेगमेंट की अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर शाओमी का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़बरदस्त है। उसका अभी डेटा मैं आपको जस्ट अभी थोड़ी देर में आगे वाली स्लाइड्स में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर एसेट्स क्यों सीज किए हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। तो यहाँ पर बेसिकली जो शाओमी है उसने दोस्तों यहाँ पर कुछ इलीगल रेमिटेंसेज यहाँ पर सेंड किए हैं अब्रॉड, जो इनकी पेरेंट कंपनी है चाइना में, जो यूएस में दो इनकी बेसिकली कंपनीज हैं, उनको यहाँ पर बताया गया है कि ईडी ने यहाँ पर बताया कि जो इलीगल कुछ यहाँ पर पैसा है, फंड है, वो ट्रांसफर किए हैं रॉयल्टी के नाम पे, ठीक है, अपनी पेरेंट कंपनीज को। तो उसको यहाँ पर बेसिकली फेमा जो एक्ट है यहाँ पर दोस्तों, फेमा सेक्शन के तहत यहाँ पर ईडी ने यहाँ पर जो है इन पे इनकी एसेट्स यहाँ पर सीज कर दिया और एसेट्स इतनी बड़ी सीज हुई है, बैंक अकाउंट यहाँ पर पूरा सीज कर दिया है, तो कहीं ना कहीं इनके बिजनेस ऑपरेशंस में हमको इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा देखिए शाओमी का यहाँ पर क्या रिलेशन है डिक्सन के साथ और इस खबर के बाद क्या असर पड़ेगा उसका बैक टेस्टिंग भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आपको डेटा के साथ दिखाना चाहूंगा। जब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया सौरभ गुप्ता जो कि बेसिकली सीएफओ हैं डिक्सन के, उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि शाओमी का कंट्रीब्यूशन कितना है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक जो इनका सेगमेंट है, जहाँ पर बेसिकली इनका जो है स्मार्टफोन वाला सेगमेंट है, ठीक है, और यहाँ पर टीवी वाला सेगमेंट है, उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है। तो 41% उन्होंने बताया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है, ऑलमोस्ट 70% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो बहुत बड़ा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन है शाओमी का कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक रेवेन्यू में। और अगर आपको एक और डेटा दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि डिक्सन के जो एंकर कस्टमर है वो शाओमी एंड सैमसंग है और इन दोनों का मिला के करीब करीब रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन 75% का हो जाता है डिक्सन में। और देखिए यहाँ पर हालांकि ये जो है एक्सपेक्टेड है कि 65% तक आएगा। थोड़ा पुराना डेटा है दोस्तों, आई थिंक 1-2 साल पुराना डेटा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितना फ़र्क होगा आप मान के चलिए 60% के आसपास यहाँ पर कंट्रीब्यूशन तो स्टिल यहाँ पर हमको शाओमी का देखने को मिलता है। जो टीवी बिजनेस है यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ टीवी का, ठीक है, ओनली टीवी का जो बिजनेस है डिक्सन का वो शाओमी से आता है करीब करीब 60% रेवेन्यू। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इंपैक्ट हमको यहाँ पर पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है अगर ये खबर आई है। तो ये है दोस्तों जो है शाओमी का कोरिलेशन, मैं आपको बता रहा था कि क्यों यहाँ पर असर पड़ेगा डिक्सन के स्टॉक पे। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको वो पास्ट किए रेफरेंसेस जहाँ पर डिक्सन के साथ पहले भी ये हुआ है और शाओमी के साथ ही यहाँ पर ऐसी खबर आई हैं। जब जब यहाँ पर खबर आई है डिक्सन के स्टॉक में क्या असर हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 5 जनवरी 2022 की एक खबर है जहाँ पर करीब करीब 650 करोड़ का यहाँ पर फाइन लगाया गया था शाओमी के ऊपर, बिकॉज यहाँ पर उन्होंने कुछ टैक्स चोरी यहाँ पर की थी, तो इसके ऊपर यहाँ पर इतना बड़ा फाइन लगा था। और ये खबर आप देख सकते हैं, डेट याद रखिएगा 5 जनवरी 2022। तो अब मैं आपको टेक्निकल चार्ट पर ले चलता हूँ 5 जनवरी 2022 को क्या हुआ था। तो आप अगर देखें दोस्तों, ये जो है सर्कल मैंने आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पर जो है हाईलाइट किया हुआ है और यह है 5 जनवरी 2022 की कैंडल और करीब करीब आप देख सकते हैं 3% की हमको 3% से ज़्यादा की हमको यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी। और एक इस खबर के बाद हमको नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिला था डिक्सन के स्टॉक पे। तो ये हो गई पहली खबर और ये भी शाओमी से जुड़ी हुई थी, तो डेफिनेटली हमको डिक्सन के स्टॉक पे असर देखने को मिला। अब दूसरी खबर पे आपको लेके चलता हूँ और ये डेट है थोड़ी पुरानी पास्ट में।
3 मई के आसपास की 2020 की, ठीक है, जहाँ पर शाओमी फोर्ब्स ने दोस्तों एक रिपोर्ट यहाँ पर जो है रिपोर्ट यहाँ पर बेसिकली लॉन्च की थी, जब यहाँ पर बताया गया था कि शाओमी बेसिकली जो प्राइवेट यूज़र डेटा है, जो मोबाइल फ़ोन में जो डेटा ये कैप्चर कर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में, इंडिया की बात करें तो यहाँ पर ये जो है अब डेटा चाइना को सेंड कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि उस टाइम कंपनी ने डिनाई कर दिया था क्लेम, लेकिन ये खबर बड़ी खबर थी, शाओमी के स्टॉक पे भी हमको असर देखने को मिला था और इसका असर हमको डिक्सन के स्टॉक पे भी देखने को मिला था। मैं यहाँ पर आपको चार्ट पे थोड़ा सा पास्ट में लेके जाना चाहूँगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो पास्ट में आप देख पा रहे हैं, चार्ट को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ और उसी टाइम पीरियड में आप देखिए दोस्तों, ये जो डेटा है करीब करीब 6 मई के आसपास का डेटा है, 5 मई के आसपास का डेटा है। 2020 में स्टॉक में हमको अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी, करीब करीब 10% की हमको यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी जब ये खबर आई थी। तो देखिए अगेन, ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ कि जब जब शाओमी से जुड़ी हुई खबर आती है, कुछ नेगेटिव खबर आती है, तो डिक्सन के स्टॉक में भी हमको उसका असर देखने को मिलता है और हो सकता है इस बार भी हमको एक बड़ा असर यहाँ पर देखने को मिले, क्योंकि अब की बार तो काफ़ी बड़ी एसेट यहाँ पर सीज हुई है और स्टॉक में ऑलरेडी 30% की करेक्शन है। ये स्टॉक अगर यहाँ से और करेक्ट होता है, हालांकि देखिए मंडे के दिन मार्केट प्रेशर में रह सकता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में, यूएस इंडेक्सेस में बहुत ज़बरदस्त प्रेशर है, तो ये स्टॉक हमको हो सकता है अच्छी खासी गिरावट दिखाई। ये स्टॉक अगर 12% के आसपास और गिरता है तो एक अच्छे खासे डिमांड जोन के आसपास ये आ जाएगा, करीब करीब 3900 के लेवल के आसपास ये स्टॉक हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर आपको फ्रेश बाय करना है तो मेरे ख्याल से 3900 का लेवल यहाँ पर एक डिसेंट बाय हो सकता है, हालांकि अट्रैक्टिव नहीं होगा, डिसेंट बाय होगा, क्योंकि इसके वैल्यूएशन अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो लेट्स सी दोस्तों यहाँ पर स्टॉक किस प्रकार रिएक्ट करता है मंडे को, लेकिन 90% चांस है कि स्टॉक में हमको एक भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब ये होगी दोस्तों यहाँ पर एक चीज़, पास्ट रेफरेंस मैंने आपको बता दी, खबर मैंने आपको बता दी। इम्पैक्ट की हम बात करें तो यहाँ पर अगर ये कंपनी का पे यहाँ पर अगर एसेट कंटिन्यूस यहाँ पर सीज रहते हैं, कंपनी यहाँ पर जस्टिफाई नहीं कर पाती है कि यहाँ पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो असर हमको और भी बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। लेट्स सी यहाँ पर आगे किस प्रकार की हमको चीज़ें पैन आउट होती हुई देखने को मिल सकती है। तो ये हो गई पहली चीज़, और ये दोस्तों एक नेगेटिव चीज़ है। अब मैं आपके साथ नेगेटिव चीज़ पहले शेयर करूंगा, यहाँ पर नेगेटिव जो यहाँ पर पॉइंट्स है वो आपके साथ यहाँ पर मैं शेयर करूंगा, उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे जो है पॉजिटिव चीज़ों के बारे में। तो ये हो गई नेगेटिव चीज़। अब यहाँ पर दूसरी एक नेगेटिव चीज़ दोस्तों यहाँ पर ये है कि भारत एफआईएच का आईपीओ भी आने वाला है, ठीक है। भारत एफआईएच यहाँ पर जो है बेसिकली इसका कॉम्पिटिटर रहने वाला है, करीब करीब 5000 करोड़ का यहाँ पर आईपीओ रहने वाला है। डीआरएच पे ऑलरेडी फाइल किया जा चुका है और यहाँ पर डेट अभी नहीं आई, लेकिन बहुत जल्द आईपीओ आएगा। भारत एफआईएच यहाँ पर एक अगेन आप कह सकते हैं कि जो है यहाँ पर इनका कॉम्पिटिटर रहने वाला है। हालांकि भारत एफआईएच की बात करूँ दोस्तों, इनका भी वन ऑफ मतलब लार्जेस्ट कस्टमर जो है इनका वो भी शाओमी है, तो इस पे भारत एफआईएच पे भी असर आएगा, डिक्सन पे भी असर आएगा। लेकिन भारत एफआईएच के यहाँ पर देखना पड़ेगा किस प्रकार के वैल्यूएशन आते हैं, क्योंकि अगर मैं डिक्सन की बात करूँ तो बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। और यही इसका दूसरा नेगेटिव पॉइंट है कि इसके वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। हालांकि कंपनी जो है अपने प्रॉफिट को 35 to 40% यहाँ पर लगातार एनुअली बेसिस पे ग्रो कर रही है। अगर हम देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हैं कि 5 साल 3 साल की 30% से 35% से ज़्यादा है, लेकिन स्टिल यहाँ पर जो है वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है। और एक और नेगेटिव मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो है शेयर होल्डिंग में अगर आप देखें तो यहाँ पर दोस्तों लगातार प्रमोटर्स के जो हमको स्टेक हैं वो मार्च 2021 से पिछले एक साल से लगातार हमको कम होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव मैं कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि प्रमोटर यहाँ पर स्किन इन द गेम यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं। मतलब प्रमोटर जो है अपने स्टेक को यहाँ पर लगातार डाइल्यूट कर रहे हैं और कंटिन्यूसली हर क्वार्टर में यहाँ पर डाइल्यूट कर रहे हैं, और मार्च क्वार्टर में भी आप देखें तो थोड़ा बहुत डाइल्यूट किया है। एफआईएस ने भी अपने स्टेक को लगातार यहाँ पर डाइल्यूट किया है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हमको देखने को यहाँ पर मिलता है। और इन्होंने भी लगातार देखिए दिसंबर 2020 से लगातार यहाँ पर अपने स्टेक को डाइल्यूट किया, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। डीआईएस की बात करें तो मार्च 2021 से इन्होंने भी लगातार डाइल्यूट किया, लेकिन मार्च 22 में थोड़ा बहुत यहाँ पर अपने स्टेक को इंक्रीज किया। लेकिन ओवरऑल देखें तो यहाँ पर प्रमोटर्स, एफआईआईज, डीआईएस अपने ऑलमोस्ट अपने स्टेक को डिक्रीज करे, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली नेगेटिव पॉइंट्स की। पहली हमने बात करी कि शाओमी को लेकर यहाँ पर लगातार जो है नेगेटिव खबरें हमको देखने को मिलती है, चाइनीज मैन्युफैक्चरर है, तो यहाँ पर अगेन एक और ओवरहैंग ये रहता ही है इसके साथ। सेकंड हमने बात कर ली यहाँ पर भारत एफआईएच का आईपीओ आने वाला है, तो ये भी एक नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर वैल्यूएशन कम आए भारत एफआईएच के तो हमको डिक्सन के वैल्यूएशन भी वहाँ पर एडजस्ट होते हुए देखने को मिल सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली। ये हम एनालाइज करेंगे दोस्तों पूरा आईपीओ, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मेरे को लगता है अच्छा ग्रो करेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ पर एक दिक्कत ज़रूर है, ठीक है। तीसरी अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये है बेसिकली यहाँ पर वैल्यूएशन एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न।
अब यहाँ पर एक और रीज़न दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। काफ़ी थिन मार्जिन्स पे कंपनी काम करती है, 4 और 5% के आसपास। हालांकि देखिए मैनेजमेंट ने पिछले जो है एक इंटरव्यू में बोला था कि मार्जिन्स को ये मेंटेन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इनका जो ओईएम सेगमेंट है जहाँ जहाँ से 80% इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होता है, और ओडीएम जो इनका सेगमेंट है वहाँ से 20% कंट्रीब्यूशन होता है। तो इनपुट कॉस्ट का जो प्रेशर है, डिक्सन की बात करें तो इनपुट कॉस्ट इनकी काफ़ी मतलब ओवरऑल जो कमोडिटी इन्फ्लेशन है वो काफ़ी हाई है। तो मैनेजमेंट ने बोला था कि साफ साफ जो है ओईएम बिजनेस में हमारा जो भी इनपुट कॉस्ट होता है वो हम क्लियरली 100% यहाँ पर अपने कस्टमर्स को, जो क्लाइंट्स हैं, इनके पास ऑन कर देते हैं। तो मार्जिन्स को ये मेंटेन रख सकते हैं, लेकिन ओडीएम बिजनेस में बेसिकली इनके यहाँ पर पास ऑन नहीं कर सकते। तो ओडीएम बिजनेस में इनके इंपैक्ट हो सकता है मार्जिन पे, लेकिन वो ओनली 20% कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो उसका भी ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो लेट्स सी दोस्तों अब की बार जो नंबर आएंगे Q4 के, उसमें क्या ये मार्जिन को मेंटेन कर पाते हैं नहीं, और क्या इनकी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रह पाती है नहीं। तो एक Q4 के नंबर्स देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है उससे पहले हमको यहाँ पर पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। तो ये सारे नेगेटिव्स हैं। बात करेंगे पॉजिटिव्स की, तो पॉजिटिव की बात करें तो सबसे पहले आपके साथ एक चीज़ शेयर करूंगा कि एलआईसी ने यहाँ पर लेटेस्ट दोस्तों आप देख सकते हैं कि 21 अप्रैल को यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी बाई की है, करीब करीब 44,000 जो है क्वांटिटी यहाँ पर एलआईसी ने बाई की है। और जो इनके प्रमोटर्स हैं और जो इमीडिएट रिलेटिव्स हैं उन्होंने भी यहाँ पर क्वांटिटी बाई की। हालांकि ये कुछ तो यहाँ पर ट्रांसफ़र है, लेकिन कुछ यहाँ पर हमको बाइंग भी देखने को मिल रही है, डायरेक्ट जो है ओपन मार्केट से बाइंग होती हुई देखने को मिल रही है, वो कि मार्च में और अप्रैल में, मतलब पिछले 2 महीने में अच्छी खासी क्वांटिटी यहाँ पर बाई हमको होती हुई देखने को मिली एलआईसी के द्वारा। और साथ ही में यहाँ पर इंटर कुछ ट्रांसफर भी हमको होता हुआ देखने को मिला। तो ये हो गया पॉजिटिव। अब दूसरे पॉजिटिव्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, देखिए कुछ ऐसे पॉजिटिव जो ओवरऑल जो सेक्टर है वो यहाँ पर मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगता है। मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करता हूँ तो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि इंडिया जिस प्रकार ग्रो होगा आगे आने वाले भविष्य में, अगर इंडिया को यहाँ पर एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करना पड़ेगा। जैसे आज से 30 साल पहले चाइना था, आज उसी फेज में हमको इंडिया खड़ा होता हुआ देखने को मिलता है। और बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तो गवर्नमेंट का पुश काफ़ी ज़बरदस्त है। हम मेक इन इंडिया की यहाँ पर बात करते हैं, हम यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, और पीएलआई स्कीम के तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त पुश मिला है। तो मेरे ख्याल से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ईएमएस इंडस्ट्री जो है काफ़ी अच्छी ग्रो करेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उसमें डिक्सन एक ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर है। तो एक मुझे एक सबसे बड़ा पॉजिटिव लगता है कि यहाँ पर ग्रोथ तो हमको आती हुई देखने को मिलेगी, और इसीलिए डिक्सन यहाँ पर लगातार 30% से ज़्यादा हमको जो है टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रो करता हुआ देखने को मिल रहा है कंसिस्टेंट बेसिस पे। तो ये हो गया पहली चीज़। और गवर्नमेंट का दोस्तों मैंने जैसे बोला आपको पुश भी यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त है, और ये सेक्टर हमको ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म हेडविंड ज़रूर देखने को मिल सकती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बिकॉज ऑफ इनपुट कॉस्ट, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म में अच्छी तरीके से ग्रो करता हुआ नजर आएगा। अब दूसरे पॉजिटिव की बात करें तो मैंने आपको जस्ट बताया, बात करी कि पीएलआई स्कीम के तहत यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको काफ़ी मतलब देखिए सिक्योरिटी डिवाइसेस में हो गया, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हो गया, लैपटॉप की बात करें तो हर जगह इसको पीएलआई ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है। तो उसके तहत ये ज़बरदस्त रेवेन्यू जनरेट करेगा आगे आने वाले 2 से 3 सालों में। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सेकंड ये रीज़न है कि इन्होंने लगातार कई सारे जॉइंट वेंचर किए हैं, और एक जॉइंट वेंचर इनका मुझे याद आता है वो है दोस्तों रेक्सैम के साथ इनका एक जॉइंट वेंचर था रिसेंटली। और रेक्सैम एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। तो एक बहुत ज़बरदस्त जेवी इन्होंने किया है जहाँ पर 60-40 जो है यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा इनका, ठीक है। और रेक्सम इज़ क्वाइट अ बिग कंपनी जहाँ पर ये डाइकिन को सप्लाई करती है, और डाइकिन वन ऑफ द लार्जेस्ट एसी कंपनी है दुनिया की, और डिक्सन यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने वाला है उनके लिए। और करीब करीब डिक्सन ने बताया है कि यहाँ पर अच्छा खासा रेवेन्यू ये जनरेट करेंगे आगे आने वाले सालों में। और ना ही सिर्फ डोमेस्टिकली, ग्लोबल क्लाइंट्स को भी ये जो है इनके कैटर करने वाले हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव है। थर्ड में बात करूं तो यहाँ पर पीएलआई बेनिफिशियरी बहुत बड़ा है डिक्सन की बात करें, और स्मार्टफोन जो है मैन्युफैक्चरिंग में भी इनको पीएलआई मिल चुकी है। और स्मार्टफोन जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके तहत इंडिया यहाँ पर मुझे लगता है कि 45% एज पर दोस्तों सर्वे बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर कुछ अपना डेटा मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर इस जो है डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे बात कर रहा हूँ कि 40-45% स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हमको होती हुई देखने को मिलेगी, और डिक्सन यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लेयर हमको देखने को मिलता है। चौथी अगर मैं बात करूँ तो लैपटॉप की बात करें या फिर हम दूसरे गैजेट्स की बात करें तो वो भी एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में, और एसर के साथ इन्होंने रिसेंटली पार्टनरशिप की थी। तो एसर के साथ जो पार्टनरशिप है वो भी इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है, जहाँ पर करीब 700 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है आगे आने वाले 1 से 1.5 साल की, अगर मैं चलिए मान लीजिए मोटा मोटा 2 साल की अगर बात करूँ तो यहाँ पर वो एक्सपेक्टेड है। और मैनेजमेंट ने यहाँ पर बोला है कि अगले आने वाले 2 से 3 सालों में करीब करीब 17 से 18
18,000 करोड़ का ये रेवेन्यू यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, टॉप लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि करीब करीब 10,000 करोड़ की हमको देखने को मिलती है। और बोर्ड के साथ भी इन्होंने पार्टनरशिप की है। तो ये सारे पॉजिटिव हैं डिक्सन के लिए, जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रहेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म की मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म में मैंने नेगेटिव्स भी आपको बता दिए। अब हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, चलिए मैं आपको यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पे लेके चलता हूं। तो मेरे ख्याल से अगर गिरावट होती है तो करीब आपको ये स्टॉक, मुझे लगता है हो सकती है गिरावट, पॉसिबिलिटी पूरी है, क्योंकि नेगेटिव अभी ज़्यादा है शॉर्ट टर्म में, पॉजिटिव डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए है, लेकिन शॉर्ट टर्म नेगेटिव यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक आपको 3800 तक आता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से भी और गिरावट हो जाती है तो यहाँ पर ये स्टॉक आपको आता हुआ देखने को मिलेगा करीब करीब दोस्तों 3300 तक। और 3300 पे आ गया तो अट्रैक्टिव हो जाएगा, 3800 पे आ गया तो डिसेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूएशन कंपनी की ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन उसी प्रकार ये 40% के आसपास ग्रो भी कर रही है। तो ये एक बैलेंस हमको देखने को मिलेगा। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक सेक्युलर ग्रोथ ट्रेंड हमको इस सेक्टर में देखने को मिल सकता है आगे आने वाले समय में। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा सस्ता होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बाय चांस मार्केट ब्रॉडर मार्केट करेक्ट होते हैं, अगर इस स्टॉक में करेक्शन हो गई तो मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है अभी आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि भारत एफआईएच का आईपीओ आएगा, Q4 के नंबर आएंगे, और अभी तो बाकी सारी चीज़ें भी हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर इनपुट कॉस्ट को लेकर यहाँ पर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री आती है आगे आने वाले क्वार्टर्स में, सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज है वो किस तरीके से यहाँ पर सॉर्ट आउट होती हुई नजर आती है। हालांकि मैनेजमेंट ने बोला है कि सेमीकंडक्टर इनके पास जो है शॉर्टेज इनके पास नहीं है, इनके पास ऑलरेडी काफ़ी ज़बरदस्त इन्वेंट्री है। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या रहती है कमेंट्री, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है एज ए इन्वेस्टर, एज शेयर होल्डर। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ ऊपर ऊपर से टॉप लाइन बॉटम लाइन देख लेंगे, ROC ROE देख लेंगे, तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होगा आपकी इन्वेस्टिंग में। तो ये सारी चीज़ें इसलिए मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के बेहतरीन रिसर्च बेस्ड कंटेंट के लिए कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।